राम राम टीचर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स या बहुपद। बहुपद बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। ये क्लास 10th में आप लोगों को पढ़ाना होता है और इसमें बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक से पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक से पूछे जाते हैं। तो हम बेसिक टू एडवांस और कंसेप्ट्स को भरकर अपने लेक्चर को रखेंगे, जिससे नए क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। देखो, आप लोगों का जो स्टडी होगा, जो पढ़ने का पैटर्न होगा, वो कंसेप्ट और बेस पर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ऊपर से जो जनरल कॉम्पिटिटिव वाले क्वेश्चंस रहते हैं, उनमें से डिफरेंस अच्छा खासा देखने को मिलता है। कुछ क्वेश्चंस आपके जनरल जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स है उसके जैसे देखने को मिलते हैं, जो जनरल टॉपिक्स हैं, परसेंटेज वगैरह, अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस वगैरह, वो डेफिनेटली मिलते हैं। लेकिन आप सेम टॉपिक में अदर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ना, कुछ क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अलग मिलेंगे। वो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बहुत बेसिक होंगे, बिल्कुल कंसेप्ट पर बेस्ड होंगे। तो आपको जो स्टडी करना है वो बिल्कुल बेसिक से करना है। आप जनरल बुक लेने जाओगे मार्केट में, वो आप लगाना स्टार्ट कर दोगे, इसका मतलब है आप काफी सारे क्वेश्चन से दूर कर रहे हो खुद को। क्योंकि 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाएंगे, तो पेडागोजी का हम मान लें, मैथ्स पेडागोजी से 30, 35, 40 के आसपास क्वेश्चन, फिर बचे हुए 80 क्वेश्चन आपको मैथ्स से पूछेगा, और वो भयंकर बेसिक मैथ्स होगा। और अच्छा खासा जब आप लेक्चर अटेंड करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर, बेसिक्स की हमें जरूरत है, और बेसिक्स पढ़ने के बाद हमारे जो क्वेश्चंस है ना, वो हवा हवा हो रहे हैं, तब आपको उसकी जरूरत महसूस होगी। तो हमारा जो ट्रेंड होगा पढ़ने का, वो बिल्कुल बेसिक से होगा। आपके रूट्स तैयार किए जाएंगे, जड़ों को मजबूत किया जाएगा, जिससे आप कैसे भी क्वेश्चंस करने में कैपेबल हो। एग्जाम में आपको डर नहीं लगेगा। जैसे जनरली एग्जाम में, खास तौर से टीचर के एग्जाम में, बच्चे जब बाहर आते हैं, टीचर्स जब बाहर आते हैं, तो कहना होता है क्वेश्चन ऐसा पूछा, पता ही नहीं चल रहा था क्या पूछ रहा है, कहीं भी जा रहा है। तो वो कहीं नहीं जाता, वो बहुत बेसिक में चला जाता है, ऊपर नहीं जाता, वो नीचे चला जाता है। और नीचे हम काम करते नहीं है, तो हमें नीचे काम करना है, ऊपर तो हम करते ही हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम पॉलिनोमियल्स, बहुपद। बहुपद क्या होता है, बहुपद को आप किस तरह से पहचानेंगे। बिल्कुल सामान्य पहचान की अगर हम बात करें, जो सामान्य बहुपद होगा वो क्या होगा। जनरल कोई भी बहुपद होगा, उसकी पहचान इक्वेशन से की जा सकती है। उसे लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, a0 a1 x टू द पावर 1, a2 x टू द पावर 2, इस तरह से ये बढ़ता जाता है, और an x टू द पावर n तक ये चला जाता है। अब फर्स्ट टर्म में x टू द पावर 0 भी बोल सकते हो, इसमें हिडन हम मान सकते हैं। x टू दी पावर 0 इसमें था, क्योंकि x टू दी पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, इसलिए वो यहां पर नहीं लिखा है। तो a0 x टू दी पावर 0 आप कंसीडर करके चल सकते हो। अब इससे क्या होगा, इससे पहचान हमें मिलेगी किसी भी पॉलिनोमियल की। पहले तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल मतलब चर होगा, वो एक चर होता है। कोई भी वेरिएबल है उसमें एक चर होता है। अब एक चर यहां पर कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है, x है। अब इस x के हिसाब से भी देखें तो हम इस पॉलिनोमियल को, बहुपद को, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और दो तरीके से हम इसकी पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन। तो पहले पहचान हम देख लेते हैं कि पहचान क्या होगा। पहचान होगी जो स्टेप्स के बीच में या तो प्लस होगा या माइनस। स्टेप्स के बीच में या तो प्लस होगा या माइनस। स्टेप्स मतलब पद, पदों के बीच में या तो प्लस का साइन लगा होगा या माइनस का साइन लगा होगा, उसे कहा जाएगा बहुपद। एक से ज्यादा
पद। एक से ज्यादा जैसे ही पद आ जाएंगे हम उसे बहुपद कहेंगे, कुछ भी हो। इसमें से बीच में से कुछ पद गायब भी हो सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ में a0 आ जाए तब भी वो क्या होगा, बहुपद होगा, उसमें ऑर्डर की हमें जरूरत नहीं है। जो कांस्टेंट है वो कुछ भी हो सकता है, a0 a1 a2 a3 ये सभी an तक क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, और ये वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। वास्तविक संख्याओं का मतलब है परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। परिमेय और अपरिमेय में रूट में भी नंबर आ सकता है, अपॉन में भी रूट में नंबर लिख सकते हैं, हम कुछ भी नंबर वो दे सकता है कांस्टेंट a1 a2 a3 की जगह पर। बस जो वेरिएबल है वो क्या होगा, एक होगा, जो चर है वो एक रहेगा। जैसे यहां पर हमने x लिया है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो abc कुछ भी ले सकता है। ये तो पहचान हो जाती है कि जो इसके स्टेप्स होते हैं वो प्लस माइनस से अलग होते हैं, और जो x की पावर होती है, x की जो पावर होती है, देखो 0 to n तक जा रही है। 0 to n तक जाने का मतलब है जो वेरिएबल की पावर है वो एक पूर्ण संख्या है, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बहुपद में चर की घात होती है। आप उसको प्राकृत संख्या में भी आंसर लगा सकते हैं, आप उसको पूर्ण संख्या में भी आंसर लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी आंसर टिक किया जा सकता है। अब हम देखते हैं और पहचान में क्या होगा, हम कैसे पहचानेंगे, ये पहचान हो जाती है इसकी। अब आएंगे इसमें नियम पर अगर आप जाएंगे, नियम में आप देखेंगे तो मैथ्स के सभी जो बेसिक नियम हैं, बेसिक नियम कौन से, सहचर्य का नियम, फिर क्रम विनिमय का नियम, इस तरह के तीनों जो चारों लॉज हैं, नियम हैं, एक बहुपद उन सभी का पालन करता है। क्रम विनिमय, सहचर्य, वितरण वगैरह सभी में पालन करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ वगैरह सभी में पालन करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बहुपद किस नियम का पालन नहीं करते हैं या कौन सा नियम इन पर लागू नहीं होता है, तो सारे नियम इन पर लागू होते हैं, सभी नियम। और उन पर कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं, बुक में वो क्वेश्चन करेक्ट नहीं मिला था, हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर वो क्वेश्चन आएगा और तब हम इस बात को वहां पर बोलेंगे। सारी बेसिक चीजें हम लेकर चलेंगे। अब चले हम इसके, ये पहचान इसकी हो गई। फिर नियमों का पालन करता है, सभी नियमों का पालन करता है मैथ्स के। x की पावर क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या, या पूर्ण संख्या की जगह लिख सकता है वो प्राकृत संख्या। बस पूर्ण संख्या में क्या बढ़ जाता है, 0 बढ़ जाता है, और प्राकृत संख्याओं में 1 से पूरी गिनती रहती है जो पावर हमें दिख रही है। अब इनको क्लासिफिकेशन की अगर बात आती है, क्लासिफिकेशन की बात आएगी, और a0 a1 a2 ये क्या हो जाते हैं, सभी कांस्टेंट हो जाते हैं। अब अगर इनको क्लासिफिकेशन में समझना है, वर्गीकरण में समझना है, तो दो तरह से वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण कैसे करते हैं, इसका क्लासिफाई कैसे करते हैं, पहला इसको बांटते हैं पावर के हिसाब से। बहुपद की घात, बहुपद की घात पावर के हिसाब से, जो मैक्सिमम पावर होगा, कि पावर भी किसमें होगा, पूर्ण और प्राकृत संख्या में, उसे उस घात का बहुपद कहा जाता है। त्रिघात, चतुर्थ घात, द्विघात, कोई भी बहुपद हो सकता है। एक पद भी ले सकते हैं मोनोमियल में, मोनो वाले में एक पदीय बहुपद। अब चले, ये हमने पावर का ले लिया, पावर फ्रैक्शन में नहीं जाएगी, पॉइंट में नहीं जाएगी, भिन्न में नहीं जाएगी, ना दशमलव में जाएगी। दूसरा हम लें इसको पद से, दूसरा हम देखें
पद से। इसमें एक पद से ज्यादा, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, कितने भी पद हो सकते हैं, टर्म्स हो सकते हैं, जो किससे अलग होंगे, प्लस और माइनस से, इनटू से अलग नहीं होंगे, ये ध्यान रखेंगे हम। क्लियर बात? ये इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। अगर वो पद भी पूछेगा तो पद बताने में हम सक्षम होंगे। अब इसके बाद इस तरह की और क्या चीजें हमें परेशान कर सकती हैं, इसमें और कुछ चीजें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। वो है जैसे आपको कुछ एक्सप्रेशन दिखा, आपको कुछ भी एक्सप्रेशन दिखा 5x² प्लस 2x और 5x² और नीचे लिख रहा है x प्लस 3, इस तरह से एक्सप्रेशन ये दिखा, इसे आप क्या बोलेंगे? ये एक परिमेय व्यंजक है, ये एक परिमेय व्यंजक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? रैशनल इक्वेशन बोल सकते हैं, रैशनल इक्वेशन इसको बोल सकते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन इसको बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन ही बोलेंगे, ठीक टर्म होगा रैशनल एक्सप्रेशन। परिमेय व्यंजक है, इसको परिमेय व्यंजक कहा जाएगा। इसे बहुपद में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें एक स्टेप अपॉन में है, ये इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये परिमेय व्यंजक, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक बात। जब x की पावर 1 होती है तो उसे रेखीय बहुपद कहा जाता है। रेखीय बहुपद क्यों कहा जाता है? रेखीय बहुपद कहना इसलिए होता है क्योंकि जब इस बहुपद में वैल्यू डाली जाती है x की, जैसे हमने लिखा हमारे पास बहुपद था 2x प्लस 3, ये एक बहुपद था हमारे पास, दो स्टेप हैं, x की पावर 1 है, ये एक बहुपद है। इसे लीनियर क्यों कहा जाता है? जब आप इसमें x की वैल्यू डालोगे तो जो फाइनल मान बन के आएगा, जैसे इसे बोल दिया अपन ने y = k = कुछ भी, ये बहुपद है हमारा। जब इसमें x की वैल्यू डालोगे y के कुछ डेफिनेट मान आते जाएंगे और उन सभी वैल्यूज को जब मिलाया जाएगा ग्राफ पेपर पर तो वो एक लाइन बनेगी, इसलिए इसे कहा जाता है, रेखा बनेगी, इसलिए इसे कहा जाता है रेखीय बहुपद। इसी तरह से जब स्क्वायर वाले द्विघात को बनाया जाता है तब एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस तरह से द्विघात कोई भी समीकरण है, जब हम उसका ग्राफ बनाने जाते हैं तो इस तरह से उसका कोई ग्राफ बन जाता है, नीचे की तरफ, उस तरफ कहीं भी जाके वो पैराबोलिक ग्राफ दिखता है हमें। आप एक एक वैल्यूज डालोगे तब आपको वो समझ आएगा। अब चलते हैं इस पर क्वेश्चंस कैसे हमें देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन से और कहानी क्लियर होगी। सबसे पहले जेल डिपार्टमेंट में एक सीधा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, घटाने का क्वेश्चन पूछा है। घटाने का क्या है? 6AB में से 11AB को घटाना है, माइनस करना है, तो क्या आएगा? 6 बार AB है, यहाँ 11 बार AB है, तो घटाओगे तो 5 बार AB बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा। देखो 5 बार AB माइनस का कहाँ दे रहा है? एक ही स्टेप में दे रहा है, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 5 बार AB माइनस में, ना तो यहाँ 17 बार दे रहा है, यहाँ 17 बार प्लस में दे रहा है, यहीं पर दे रहा है 15 बार, 5 बार माइनस में, तो A अपना आंसर हो जाएगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अब हम चले आगे। Px = x³ + 6x² - 2x + -5m का घटक। अब यहाँ पर घटक बोल रहा है या गुणनखंड बोले, दोनों एक ही बात होगी, या इसका शून्यक बोले वो भी एक बात होगी। गुणा का हिस्सा, तीनों एक ही बात होंगी। घटक अगर x-1 है, घटक x-1 है, इसका गुणनखंड ये है, इसका शून्यक ये है, एक ही बात होगी। तो
घटक है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0, x इज इक्वल टू क्या होगा 1, और x इज इक्वल टू 1 इसका शून्यक है। गुणनखंड के अगले स्टेप पर हम पहुंचते हैं शून्यक में, और ये कहानी आपको बहुत अच्छे से द्विघात समीकरण में सिखाई गई है, बहुत बेसिक से बताई गई। तो x इज इक्वल टू 1 अगर इसमें हम डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं शून्यक बोलते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 अपन इसमें डालेंगे तो कहानी कहां पर पहुंचेगी, देखते हैं हम कहां पर पहुंचते हैं। x की जगह 1 लिखोगे तो ये आ जाएगा 1 और 6x, फिर आ जाएगा 6 माइनस 2x x की जगह 1 माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 5m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0। 5m उठा के यहां ले जाते हैं तो 5m इज इक्वल टू 6 और 1 7 में से 2 गया तो बचेगा 5, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1, m का मान आ जाएगा 1 हमारे पास। तो m इज इक्वल टू 1 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, m की वैल्यू अपन से पूछ रहा था। और ये सिर्फ इस वजह से पूछा आपको कि आपको शून्यक आता है या नहीं द्विघात समीकरण में, बहुत अच्छे से इसको और एक्सप्लोर किया है हमने। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घन बहुपद, अब देखो किससे दे रहा है, ये पावर से दे रहा है, स्टेप से नहीं दे रहा है। दो ही तरह से क्लासिफिकेशन हमने देखा है। अब इसे हम देखें क्या होगा, पावर मैक्सिमम पावर 3 कहां पर है, पहले में 5 और 3, दूसरे में 2 और 1, और यहां पर 3 और 1। यहां मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है हमें, थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है मैक्सिमम पावर 3, इसलिए इसे कहा जाएगा घन बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है द्विघात बहुपद। अब चलेंगे आगे हम, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विधि या रणनीति के चरणों या सेटों को के करने एवं नहीं करने का वर्णन करता है। एक मेथड होता है, एल्गोरिदम में क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं वो दिए होते हैं, लेकिन किन किन स्टेप्स को ध्यान रखना है। जैसे कोई भी टीचर पढ़ाता है तो वो बताता है कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, नहीं करना है वो भी साथ में वो बताकर चलते जाता है। इन चीजों का ध्यान रखना, यहां पर ये स्टेप नहीं लेना है, इससे बचकर रहना है। तो वो उस टीचर के पढ़ाने की क्या है, अप्रोच है, टेक्निक है, मेथड है। मेथड में डेफिनेट स्टेप्स आते हैं ना, नहीं आता, जबकि जो उपागम है, अप्रोच है, उसमें टेक्निक शामिल हो जाती है और आसपास के युक्ति भी शामिल हो जाती है, मेथड भी शामिल हो जाता है। जो अप्रोच होती है उसमें सब कुछ शामिल हो जाता है। एक टीचर का अप्रोच क्या होता है, बच्चे को सोचने पर मजबूर करना, उससे सॉल्यूशन निकलवाना, ये अप्रोच हो जाती है। लेकिन टेक्निक क्या होगी, टेक्निक होगी उसका मेथड, क्या ध्यान रखना है, क्या हटा देना है, ये सब चीजें किसमें शामिल हो जाती हैं, टेक्निक में शामिल हो जाती हैं, उसकी तकनीक में शामिल हो जाती है। इसलिए यहां पर आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, और ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, ना कि यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बस दिख गया था पॉलिनोमियल में तो इसको डाल दिया, बुक से डाला है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6 एक का एक घटक एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, तो k का मान क्या होगा। अब ये घटक दे रहा है, घटक का मतलब क्या है, ये एक गुणनखंड है, और ये एक गुणनखंड है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह अगर हम इसे 0 करें, अगर हम इसे 0 करें तो जो x की वैल्यू निकलेगी वो हम इसमें डालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। यही हमने पीछे भी किया था, पीछे सिर्फ क्या था, x माइनस 1 था, लेकिन यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, जो सॉल्व करना आपको आता है। गुणनखंड नहीं आता है, आप नहीं करो, आप श्रीधराचार्य लगाओ, आपका काम आसान हो जाएगा। आप इसमें श्रीधराचार्य लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a,
और बहुत प्रैक्टिस अगर आपकी है तो ये आपको दिखेगा सर ये तो x-1 का होल स्क्वायर है। चूंकि आप लोग मैथ्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं सभी, तो ये उम्मीद की जाएगी कि इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो आपको दिखें। आप टीचर्स हैं और हम ये मानकर चलेंगे जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं हो जाता है तब तक हम आप सभी लोगों को टीचर्स लेकर चलेंगे। तो टीचर्स से इतनी उम्मीद की जा सकती है, थोड़ा सा करेंगे हम। तो ये फॉर्मूला दिख रहा है हमें a² + b² - 2ab, और ये फॉर्मूला किसका होता है x-1 का होल स्क्वायर। आपको पहले बता दिया, अगर नहीं भी आता है तो इससे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर करेक्ट आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। इससे x की वैल्यू कितना पता चलेगी हमें, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये स्क्वायर हट जाएगा तो x = क्या आ जाएगा, फिर से हमारे पास x = आ जाएगा 1। जब x = 1 आ गया मतलब ये घटक है, इसका वैल्यू इसमें डाला जा सकता, तो डालते हैं x = 1, इसमें क्या बनेगा, ऊपर से x को तो 1 ही लिखना है, ये बनेगा 2 + 1 - 14 + 5k + 6 = 0, ये 0 हो जाएगा। अब देखते हैं 2 और 1 3, 3 और 6 9, 14 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा, -5 और प्लस का 5k = 0। ये -5 यहां जाएगा, बिल्कुल एक ही तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो k = क्या आ जाएगा, k = आ जाएगा 1। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, k = आ जाएगा 1, k = 1 मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2x - 8, इसको करेक्ट कर लेंगे हम, 2x - 8 अपॉन 8 - 2x की घात है। अब वो जबरदस्ती हमें घात की तरफ ले जा रहा है। देखो बहुपद यहां टर्म उसने यूज कर दिया है, तो अगर आप पावर को ऊपर में ले जाओगे, ऊपर घात कितनी है 1 और नीचे घात कितनी है 1, अगर आप इसे ऊपर ले जाओगे, ऊपर पावर 1 और नीचे पावर 1, और घात जब ऊपर जाएगी तो घट जाती है, तो x की पावर बची कितनी 0, x की पावर बची 0। अगर हमें पावर बताना होगी तो सीधा यही तरीका हमारे पास होगा, मैक्सिमम पावर ऊपर और नीचे की भी मैक्सिमम पावर लिखी और फिर ले जाके इस तरह से सॉल्व करेंगे, तब हम एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर बता पाएंगे या उस बहुपद की घात हम बता पाएंगे। तो यहां बहुपद की अधिकतम घात कितनी है 0, तो 0 घात वाला बहुपद हम इसे कह रहे। वैसे तो बहुपद में ये शामिल नहीं होगा एक्सप्रेशन, क्योंकि नीचे भी अलग है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, मूल्यांकन करें x⁵ - 8 और नीचे x² + 2x + 4 = 0। इसमें बहुपद टर्म का वो यूज कर ही नहीं रहा है क्योंकि बहुपद है भी नहीं। अब बस क्या बोल रहा है, x की वैल्यू बताओ क्या होगी, x⁵ - 8 = समथिंग है। अब इस एक्सप्रेशन को देखो, हम इसमें लॉजिक का यूज करना चाहेंगे और चाहेंगे आप लोग भी लॉजिक को सीखें। = 2 × x² + 2x + 4, ये। अब टीचर्स एक बात बताना, इस एक्सप्रेशन में इस ब्रैकेट में 2 का इनटू है, 2 का गुणा है, क्या 2 का गुणा करके हम बोल सकते हैं जो संख्या मिलेगी वो एक सम संख्या होगी। सभी को क्लियर है, बहुत आसान बात है, 2 का गुणा करके एक सम संख्या मिलेगी। अब x⁵ - 8 है, किसी भी संख्या की घात 5 करो, अगर 2 की घात 5 करोगे एक सम संख्या आएगा, एक सम संख्या में से 8 घटाओगे सम संख्या आएगी, तो चांस बन सकता है एक सम संख्या बराबर दूसरी सम संख्या। क्योंकि यहां तो ये क्लियर है, ये कैसा नंबर आने वाला है, इवन नंबर आने वाला है, एक सम संख्या आने वाली है। अब यहां पर हमें सम संख्या चाहिए, पहला ला सकता है,
दूसरा स्टेप 1 एक विषम संख्या है, विषम संख्या में से सम संख्या घटाओगे, हमेशा दुनिया में कहीं पर भी करोगे एक विषम आएगा तो चांस नहीं बनेगा, एक हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। इसी तरह से 3 हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। अब बचे 2 ऑप्शन हमारे पास और आपके में नेगेटिव मार्किंग है, यू मस्ट नीड टू रिड्यूसेस ऑप्शंस। आपको ऑप्शंस घटाने की आवश्यकता जरूर होगी यदि आप कम अटेम्प्ट पर पहुंच रहे हैं तो। अब 2 और 4 में पुट करके हम देख लेते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले 2 ही डाल के देख लेते हैं। 2 की घात 5 कितना होता है 32 और 32 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 24। फिर 2 की घात 2 मतलब 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 का 2 गुना कितना होगा 24। तो 24 बराबर 24 आ रहा है, मतलब इसी से हमारा काम बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बस करना है, आप टीचर्स हैं, हिम्मत रखेंगे, आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजक 4a³ - 37bc के संबंध में सही कथन का चयन करें। 4a³ - 37bc के 3 पद abc हैं नहीं। abc अगर आ जाता है वो एक चक्रीय क्रम वाली बात आ जाती है, वो भी आपको 10th क्लास में ही पढ़ाना पड़ेगा। जो चक्रीय गुणनखंड है वो abc जहां स्टेप में आ जाते हैं, तो ये चक्रीय गुणनखंड जैसी कहानी नहीं दिख रही है हमें। तो abc 3 पद तो इसमें है ही नहीं। पद का मतलब होता है वो प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं, ठीक है। 4a⁴ होगा, ये बुक का एरर होगा। -37bc के पद 4a³ एवं 37bc है, 2 पद, ठीक है। एक बात, लेकिन इसे यहां वो क्या बोल रहा है ये क्लियर नहीं कर रहा है, ये क्या है, बहुपद है क्या है वो क्लियर नहीं कर रहा है। 4a³ - 37bc एक पदीय है, बिल्कुल नहीं है, 2 पद है दिख रहा है। 4a³ - 37bc एक बहुपद है। अब बहुपद में आपने क्या सीखा है, बहुपद में आपने सीखा है कि ये बहुपद होगा, वैसा इक्वेशन बहुपद होगा जो कुछ इस तरह से दिखेगा, a1 x⁴ फिर a2 x⁴ x की जगह आप दूसरा कुछ भी ले सकते हैं, बस दिखे वो इस तरह से कुछ। अब चूंकि चक्रीय नहीं है तो x की जगह हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, वो क्या ले रहा है a, और bc कोई भी 2 दूसरे कांस्टेंट हैं, जैसे पीछे इक्वेशंस में हमें k वगैरह मिला है जिसकी वैल्यू हमने बहुपद में निकाली है, जैसे यहाँ ये k आ गया, उसी तरह से यहाँ पर क्या आ गए हमारे b और c आ गए, वैसे ही b और c आ गए। और a³ का ये क्या लेके चल रहा है, इसे बहुपद लेके चल रहा है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बनेगा, जिसमें वो डिफाइन करके दे रहा है पूरे व्यंजक को, वो होगा एक बहुपद। ना कि यहां पर क्या बोल रहा है कि 2 पद। अब इसके 2 पद हैं, तीसरा पद भी कुछ हो, चौथा पद भी, एक ओपन स्टेटमेंट ये लग रहा है बी वाला आंसर, कुछ कुछ लग रहा है ये हो सकता है, लेकिन एक ओपन स्टेटमेंट है, तो ओपन स्टेटमेंट पर हम नहीं जाएंगे, क्लोज्ड स्टेटमेंट की तरफ हम जाएंगे, और ये ए चर वाला बहुपद हम इसे कहेंगे। यहां पर ये चक्रीय नहीं है। चक्रीय कैसा हो जाता है फिर, चक्रीय हो जाता है इस तरह से कुछ, a of b plus c या b of c plus a या x² y, y² z, z² x, ये चक्रीय का जो चक्रीय गुणनखंड है वो स्टेप्स हो जाते हैं, वैसा स्टेप यहां पर है नहीं। क्लियर है, तो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब चलें आगे, 3c + ab, ये आ गया आपका 3c + ab चक्रीय गुणनखंड में है, और ये क्या होगा, एक बहुपद होगा। और स्टेप कितने हैं, एक बीजगणितीय समीकरण है, एक पदीय बहुपद है नहीं, ये क्या है, एक द्विपदीय बहुपद है।
ठीक है, 3c प्लस ab क्या होगा, एक द्विपदीय, नहीं बहुपद पर नहीं जाएंगे, बीजगणितीय समीकरण पर जाएंगे, क्योंकि ये चक्रीय गुणनखंड है तो चक्रीय गुणनखंड पर हम जाएंगे। बहुपद पर हम लेंगे ये किसका बहुपद है। अब ये ए बी सी तीनों एक ही तरह के यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, तो फिर बेहतर होगा, फिर हम किस पर जाएंगे, ये एक बीजगणितीय समीकरण है जो 10th क्लास में आपको चक्रीय गुणनखंड के फॉर्म में दिया होता है। तो बीजगणितीय समीकरण पर हम इसको ले जाकर रखेंगे, बहुपद पर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि बहुपद में हमें क्लियर होना चाहिए किसका बहुपद। अब चलेंगे आगे की तरफ, तो हम टिक करेंगे इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स टू दी पावर -1 ऊपर जाएगा, एक्स टू दी पावर +1, सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। नीचे √2 से हमें कोई मतलब नहीं, √2 से कोई मतलब नहीं, ये x+3 है, √2 x+3 है, चलेगा। एक्स स्क्वायर 2x 1/3 बिल्कुल ठीक है। x टू दी पावर 3/2 प्लस 2x - 1, x टू दी पावर 3/2 कहीं नहीं पड़ा है। पावर कैसी होनी चाहिए, पूरी पावर होनी चाहिए, 0 1 2 3 कुछ भी होगा चलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद का उदाहरण नहीं है। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, देखो यहां पर पूछा 14 दिसंबर 2020 और फिर वापस 16 दिसंबर 2020 में इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब क्या है, पावर क्या होगा 1, ये पावर 1 नहीं है, -1, ये तो बहुपद में ही शामिल नहीं होगा। 2x + √3 पावर 1 है, एक बार को रोक लेते हैं। 0x मतलब x है ही नहीं, 2 कांस्टेंट है। 3x - 6y + xy, तो ये बीजगणितीय व्यंजक है, ना कि ये किस में चला जाएगा, ये बहुपद में चला जाएगा। तो बहुपद में रैखिक बहुपद कौन सा है, 2x + √3। यहां भी पावर ये 2 है, x और y दो वेरिएबल हैं, चर हैं, ये एक और एक घात मिला के क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो ये उसमें शामिल नहीं होगा रैखिक बहुपद में। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक रैखिक बहुपद का ग्राफ है। क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा। एक लाइन किस में बन रहा है, ये बन रहा है एक लाइन, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, एक लाइन बनेगा हमेशा। चलें आगे, वास्तविक संख्या a को बहुपद fx का शून्यक कब कहा जाएगा। एक वास्तविक संख्या है a, जब fx वो हमें दे रहा है, fx मतलब क्या है, एक फलन है, किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में, कोई भी एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कैसा वो होगा 5x³ - 2x² + 7x - ऐसा कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, वो तो बस लिख दिया जस्ट लाइक। अब ये एक एक्सप्रेशन है, वो बोल रहा है वास्तविक संख्या a को, कोई भी a इसका क्या है, शून्य है, 0 है, तो कहानी क्या होगी, कहानी क्या होगी हमें पता है। हम बोलेंगे सर x की जगह जो ये वास्तविक संख्या इसका शून्यक है वो लिख दो, पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब x की जगह ये a डाल देंगे तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0। मतलब आप कहना चाहते हो इस x की जगह क्या लिख दो, a, तो पूरा क्या हो जाएगा, 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। ये कहानी हमारे लिए बनेगी। f ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा, 0, x की जगह a लिखेंगे, सब कुछ 0 हो जाएगा। ऐसा किसी एक्सप्रेशन में नहीं लिखा है, हम इसे ये मानकर चलेंगे कि टाइपिस्ट भूल गया होगा, ये a रहा होगा, ये a रहा होगा। तो f ऑफ a इज इक्वल टू 0, कहीं पर भी आप कर लें, ये f ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, वहां से अपना काम बन जाएगा। ये f ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा, 0, जिस ऑप्शन में दिखेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। मे बी ये टाइपिंग की एरर होगी, ये मानकर हम चलेंगे।
और एग्जाम में आएगा, हमें ये लेकर चलना है और यही आप लोग करते हो तो यही अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस बहुपद के शून्य को चुनें जिसका ग्राफ दिया गया है। अब वो बोल रहा है x का मान क्या डाल दें कि इक्वेशन क्या हो जाए, डिप करके कहां पहुंच जाए, 0। x का मान डालोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0। जनरली अपन क्या लेते हैं, लिखते क्या है, fx लिखते हैं इक्वेशन को, अभी अपन ने पीछे लिखा था, इसी fx को अपन क्या लिख देते हैं, y लिख देते हैं। इक्वेशन क्या हो रहा है, इक्वेशन कहां पहुंच रहा है, 0 पर पहुंच रहा है। इक्वेशन 0 पर कहां पहुंच रहा है, जब x का वैल्यू कितना लिया, -3, x का वैल्यू -3 लिया, इक्वेशन 0 पर पहुंच रहा है, ग्राफ 0 पर पहुंच रहा है। x का वैल्यू 2 लिया, ग्राफ 0 को टच कर रहा है। x का वैल्यू 5 लिया, ग्राफ 0 को टच कर रहा है। तो x का वैल्यू -3, 2 और 5 लेने पर 0 पर पहुंच रहा है और वही इसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो x की वैल्यू -3, 2 और 5 होगी, ये इसके जीरोस होंगे या इसके सॉल्यूशन होंगे या इसके मूल होंगे, हल होंगे। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ 3 वास्तविक शून्यकों वाले त्रिघात बहुपद को निरूपित करता है। त्रिघात बहुपद है मतलब उसके शून्य या हल कितने होंगे, 3 हल होंगे। 3 हल होंगे मतलब 3 बार वो 0 होगा। देखो कौन सा इक्वेशन 3 बार 0 हो रहा है, ये रेखीय है, ये द्विघात के हैं दोनों। ये स्टार्टिंग में ही बेसिक में हमने डिस्कस किया था, ये 1 बार 0, ये 2 बार 0, ये तीसरी बार 0। तो ये बहुपद कैसा है, ये त्रिघात का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ये इस तरह से ग्राफ है, अगर आप लोगों को ग्राफ नहीं दिख रहा है हम ग्राफ बना देते हैं। ये इस तरह का ग्राफ है, ये ग्राफ ये इस तरह से ग्राफ है, ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ में अपना यहां पर 3 बार 0 हो रहा है, मतलब इसके 3 सॉल्यूशन मिल रहे हैं और यही त्रिघात का क्या होगा, ग्राफ बनेगा, जो 3 बार 0 होगा। अगला क्या है, एक द्विघात बहुपद का उदाहरण क्या है। तो द्विघात का क्या बनता है, पैराबोला बनता है, ये है पैराबोला। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है, अब इसमें और क्वेश्चन त्रिघात के स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे हैं, साथ में भाग लगाने के क्वेश्चंस पूछे हैं। बहुत अच्छे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस, बहुत सिंपल क्वेश्चंस। तो वो डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में हम। और आप लोगों को सभी लेक्चर्स एक साथ चाहिए, आप जाकर जो मोबाइल ऐप है हमारा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां पर जाएं। सारा कंटेंट वहां अवेलेबल है, थ्योरी वाला पार्ट भी, क्वेश्चंस भी, पेडागोजी भी, सारी चीजें वहां पर अवेलेबल। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। जुड़े रहिए, मिलते रहेंगे लगातार इसी तरह के और अच्छे अच्छे सेशंस के साथ। थैंक यू।